नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में। हमारी आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करें, साथ में नोट जरूर कर लिया करें बिकॉज ये जानकारी जो है वो आपको आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। राइट, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, The birth anniversary of which great man has been declared as जनजातीय गौरव दिवस by the central government? किस महापुरुष की जयंती को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, शहीद वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, रानी गाइदिन्ल्यू या श्री अल्लूरी सीताराम राजू। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिटेल में इसमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, किन एस्पेक्ट्स में डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे आंसर जान लें। सही आंसर यहाँ पे है बिरसा मुंडा जी। तो बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है। तो आपको इस दिवस का नाम याद हो जाना चाहिए, जनजातीय गौरव दिवस, और किस पर्सनैलिटी के जन्मदिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा, बिरसा मुंडा। राइट, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो और हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट्स पढ़े हो और खासतौर पर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो मूवमेंट्स हुए हैं, राइट, तो उनको अगर आपने पढ़ा हो तो जरूर आपने बिरसा मुंडा के द्वारा चलाए गए आंदोलन को आपने जरूर पढ़ा होगा। राइट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको डिटेल में जरूर पढ़ें, उस मूवमेंट को पढ़ें और खास तौर पे बिरसा मुंडा को एज ए पर्सनैलिटी भी आप पढ़ें, उनको जानें कि एक पर्सनैलिटी के रूप में वो कैसी शख्सियत थी। राइट, तो ये दोनों एस्पेक्ट में आपको डिटेल में जरूर पढ़ना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। राइट, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को एक नाम दे दिया गया है जनजातीय गौरव दिवस, ये नाम याद कर लें। और इस बार यानी कि 2021 में इसको एक पूरा वीक, मतलब कि इनके जन्म दिवस को पूरा एक वीक की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो वीक है वो है 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर। राइट, ये भी आप जान लें, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो ये 15 नवंबर से 22 नवंबर तक ये पूरा एक वीक मनाया जाएगा। और इस वीक में एक तरीके से ये पूरा मतलब एक तरीके से ये सम्मान ही है बिरसा मुंडा के लिए, उनके योगदान को जाना जाएगा, समझा जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने जनजातीय गौरव के उत्थान में एक अहम योगदान दिया था। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट याद हो जाना चाहिए, नाम याद हो जाना चाहिए, दिवस का नाम याद हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी गाइदिन्ल्यू और श्री अल्लूरी सीताराम राजू, ये भी जनजातीय मतलब कि जनजातीय समुदाय से आते हैं और इनका भी एक अहम योगदान रहा है। और ये जो अहम योगदान है वो किस फील्ड में रहा है, या इनका किसी आंदोलन से रिलेशन था, या इनके द्वारा खुद को ही चलाया गया आंदोलन था, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इनके बारे में डिटेल में जरूर जाएं। बिकॉज देखिए यहाँ पे मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बिरसा मुंडा को आप एक पर्सनैलिटी ग्रुप में भी जाने पढ़ें और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को भी आप पढ़ें, उसी तरीके से बाकी ऑप्शंस के टर्म में भी यही बात लागू होती है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। राइट, तो आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। राइट, नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा से जानने की कोशिश करें जिनको नहीं मालूम है कि बिरसा मुंडा कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा एक तरीके से आदिवासी संस्कृति की रक्षा और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मतलब कि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे कि जो आदिवासी कल्चर है, आदिवासी जो संस्कृति है उसको बचाया जाए, उसमें कहीं पे भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कहीं पे भी किसी भी एस्पेक्ट में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। राइट, तो एक तरीके से बहुत ही एक अलग थॉट था उनका और काफी मतलब वो एक मतलब कि स्वाभिमानी व्यक्ति थे अपने कल्चर को लेकर, अपने समुदाय को लेकर। राइट, तो आप जब उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक मतलब कि काफी जानकारी उनके बारे में मिलेगी। राइट, तो डिटेल में आप जरूर जाएं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Falguni Nair has become the richest self-made female billionaire in the country. She is the founder of which beauty startup company? फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई हैं। वह किस ब्यूटी स्टार्टअप कंपनी की संस्थापक हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, लैक्मे, निविया, नायका या डव। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन है यहाँ पे
नायका जी। तो नायका एक स्टार्टअप कंपनी है और एक तरीके से जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके टर्म में ये एक डोमिनेंट कंपनी बन गई है। मतलब कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाजार पे हावी हो रहे हैं, बाजार पे पसंद किए जा रहे हैं, राइट। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये भी ब्यूटी ब्रांड्स हैं, मतलब कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले ब्रांड्स हैं, इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हर एक के बारे में डिटेल में आप जाने कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के टर्म में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरीके से, मार्केट का पकड़ किस तरीके से, या आने वाले टाइम में ये किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, अपने नए प्रोडक्ट्स को क्या लॉन्च करने वाले हैं, इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सारे एस्पेक्ट्स में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर के टर्म में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, राइट। तो इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है किस खास प्रोडक्ट के लिए, राइट। नेविया का कौन है, डव के लिए है, नायका के लिए कौन है, इनके टर्म में आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, राइट। साथ में आपको यह भी पढ़ लेना चाहिए कि फाल्गुनी नायर जो है वो एक एज ए पर्सनैलिटी किस तरीके से हैं, उन्होंने नायका की स्थापना किस तरीके से की, या इसको एक नई एक बड़े ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करने में इन्होंने कितना संघर्ष किया, राइट। एक पूरा एक करियर इनका जो जर्नी रही है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। और खास बात यहाँ पे यही है, ये आपको याद रखना क्वेश्चन में, कि वो सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बनी है, राइट। मतलब कि अपने बलबूते पर उन्होंने जो स्टार्टअप खड़ा किया, उस स्टार्टअप की आज इतनी मतलब वैल्यू है, या उसकी वजह से ये फर्स्ट मतलब कि सेल्फ मेड रिचेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बनी है इंडिया की, राइट। तो बहुत खास बात है, नाम याद हो जाना चाहिए और यहां पे ब्रांड का नाम भी याद हो जाना चाहिए। इनके टर्म में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 4th, 5th, 6th या 10th। तो सही ऑप्शन यहाँ पे है 10th, यानी कि 10वां स्थान मिला है भारत को। और किस में बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है CCPI, राइट, CCPI। तो एब्रिविएशन के फॉर्म में भी आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। और ये जो इंडेक्स बनाया जाता है वो पर्टिकुलर बहुत सारे इंडिकेटर्स को उसकी एनालिसिस करके बनाया जाता है, उसका एक तरीके से मेजरमेंट करके बनाया जाता है कि हाँ कौन किस मापदंड पे सही उतरता है, और उसी के बेसिस पे, उसी स्केलिंग के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे हर एक कंट्री को मार्किंग दी जाती है, राइट। और उसी मार्किंग के बेसिस पे रैंक प्रोवाइड की जाती है, राइट। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि किसी भी विद्यार्थी को फर्स्ट रैंक दी जानी है, सेकंड रैंक दी जानी है, या सेकंड पोजीशन दी जानी है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतने % आप मार्क्स ले आओगे तो तभी आपको फर्स्ट पोजीशन घोषित किया जाएगा, सेकंड पोजीशन दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्किंग का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप यहाँ पे इतने मार्क्स ले आते हैं तभी आपको फर्स्ट पोजीशन बोली जाएगी, या फर्स्ट रैंक आपको दिया जाएगा, या इतने आप ले आएंगे तो आपको सेकंड रैंक मिलेगी, राइट। तो इसमें दुखद बात एक तरीके से ये है, दुखद बात मतलब कि क्लाइमेट के सेंस में दुखद बात ये है कि किसी भी कंट्री ने इतने अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए हैं कि वो टॉप 3 में भी आ पाए, राइट। मतलब कि इस सूची में, इस इंडेक्स में जो भी कंट्री यहाँ पे पहले पायदान पे है वो 4th पोजीशन पे है। मतलब कि जो एक स्टैंडर्ड इंडेक्स बनना चाहिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे, उसमें से ये पहले 3 जो स्लॉट्स हैं वो खाली हैं, और यहाँ पे ये चौथे से स्लॉट शुरू हो रहा है। यानी कि आप यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो आप जान रहे हैं कि इंडिया का जो स्थान है वो 10वां है, तो इसका मतलब ओरिजिनली इंडिया 7वीं कंट्री है, राइट, जिसको ये 10th पोजीशन मिली हुई है, राइट। मतलब कि आप देखो यहाँ पे ये 3 आप घटा दोगे तो आप क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 7 नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप जान लें। मतलब कि टॉप 3 जो पोजीशन है, टॉप 3 जो स्लॉट्स हैं वो खाली हैं। किसी भी कंट्री को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले जो CCPI में एक ऊंची रैंक ले पाए, राइट। तो आप ये अच्छी तरह याद कर लें और इंडिया की रैंक आप अच्छे से याद कर लें, इसका टर्म में क्वेश्चन बन सकता है। डिटेल में भी आप जा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो किन मापदंडों को यूज करके बनाया जाता है, कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके लिए वहां पे एनालिसिस की जाती है, जिनके बेसिस पे वहां पे रैंक प्रोवाइड की जाती है, राइट। क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल में पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country's army chief has been conferred with the honorary rank of General of the Indian Army by President रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका।
तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है नेपाल जी। तो नेपाल कंट्री के जो आर्मी चीफ हैं, यानी कि जो सेना प्रमुख हैं, उनको जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का मानद पद प्रदान किया गया है। इस मानद पद से या इस मानद पद की उपाधि दी गई है, राइट। किसके द्वारा दिया गया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, राइट। तो ये आपको नाम याद हो जाना चाहिए, मतलब कि ये पद याद हो जाना चाहिए, कौन सा मानद पद दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, राइट। और किस कंट्री के आर्मी चीफ को दिया गया है? नेपाल जी। तो नेपाल के टर्म में आपको यह भी याद हो जाना चाहिए या याद होना चाहिए कि 2020 में वहां की सरकार ने या वहां की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने भी हमारे देश के जो आर्मी चीफ हैं, यानी कि जो इंडियन आर्मी चीफ जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनको भी नेपाल का जो एक मानद रैंक है, यानी कि जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की जो मानद रैंक है, उससे सम्मानित किया गया था। मतलब कि विद्या देवी भंडारी ने 2020 में हमारे देश के यानी कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया था, राइट। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के द्वारा कोशिश की जा रही है या दोनों देशों की तरफ से बराबर कोशिश की जा रही है कि मानद उपाधियों के द्वारा, सम्मान के द्वारा, या जो दोनों देशों के लीडर्स हैं उन लीडर्स के बीच जो डायलॉग्स हैं उनके द्वारा किस तरीके से इन दोनों देशों के बीच जो सदियों पुराना रिश्ता है और इस रिश्ते को जो नाम दिया जाता है रोटी बेटी, राइट, तो उस रिश्ते को किस तरीके से मजबूत किया जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रोटी बेटी, इसके टर्म में भी आपको याद कर लेना चाहिए। इसके टर्म में क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनता रहेगा, राइट। मतलब पूछा जा सकता है कि किन दोनों देशों के बीच के रिश्ते को रोटी बेटी का नाम दिया जाता है, राइट। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि ये नेपाल और इंडिया के बीच के रिश्ते को नाम दिया जाता है, उनके बीच के इस रिश्ते को नाम दिया जाता है रोटी और बेटी, राइट। तो बिल्कुल बहुत एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के सम्मान दिया जाना, इस तरीके के मानद उपाधियां दिया जाना, और इस तरह की गतिविधियां जरूर इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते को, मतलब कि रोटी बेटी के रिश्ते को और ऊंचाई पे ले जाएगा जरूर, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new international captain of India's T20 फॉर्मेट? भारत के T20 प्रारूप के नए अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा या सुरेश रैना। तो अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सही ऑप्शन बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है रोहित शर्मा, राइट। तो आपको नाम याद हो जाना चाहिए और किस फॉर्मेट का यहाँ पे कैप्टन बनाया गया है ये भी मालूम हो जाना चाहिए। T20, राइट, इंटरनेशनल, राइट, मतलब T20 के जितने भी इंटरनेशनल मैचेज होंगे उनकी कप्तानी कौन करेगा? रोहित शर्मा करेंगे, राइट। तो आपने ये जान लिया। दूसरा देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो आप हर एक ऑप्शंस के टर्म में जानने की जरूर कोशिश करें, और खासतौर पे जब जिसके टर्म में क्वेश्चन बन रहा हो उसके टर्म में तो डिटेल में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, राइट। देखिए यहाँ पे इनको अंतरराष्ट्रीय T20 के अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए कप्तान घोषित किया गया है। तो ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए कि रोहित शर्मा का करियर किस तरीके से रहा है, मतलब कि उन्होंने कितने वनडे मैचेस खेले हैं, राइट, और उसमें भी कितने उन्होंने 50 ओवर्स वाले मैचेस खेले हैं, कितने T20 वाले खेले हैं, कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, और किस तरीके के इनके मतलब कि परफॉर्मेंस रही है, इनके नाम क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, ये भी आपको जरूर मालूम होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन इनके टर्म में भी बनता रहता है, राइट। तो डिटेल में आप जरूर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। और यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या उन पूछे गए प्रश्नों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ये हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो डिटेल में जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आपसे मिस ना हो, राइट। और कमेंट करना मत भूलिए अगर आपको इसमें कुछ भी आप फीडबैक देना है, मतलब कि वीडियो अगर आपको इसमें कुछ सुधार करवाना है या जो भी चेंजेस आप चाह रहे हैं वो जरूर आप यहाँ पे कमेंट करके हमें बताएं। जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस फीडबैक को जस्टिफाई कर पाएं, राइट। तो अपने आप में आपका फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जरूर उसको दिया करें। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, बिकॉज हम वहां पे भी बहुत सारा अपडेट्स डालते रहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और अगर आप ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे भी हम डेली करंट अफेयर्स डालते हैं पॉइंट वाइज, यानी कि जो डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज होती हैं वो आपको वहां पे पॉइंट वाइज मिल जाएगा। मतलब कि आपको बहुत डिटेल्ड न्यूज नहीं पढ़नी पड़ेगी, जो एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज है, जो फील्ड है उससे रिलेटेड वहां पे पॉइंट्स दिए रहते हैं। आप उन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा सकते हैं ताकि आपको उसको एग्जाम में हेल्प मिल पाए, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर साइट पे जाएं, वहां पे डिटेल में आप हर एक पॉइंट को डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं, राइट। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
हैव अ नाइस डे। थैंक यू।